नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर हम लोग बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी, एचआई और वीआई का जो सेकेंड ईयर का अपना 7th पेपर है, एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके यूनिट 4 की। इस यूनिट के दौरान आपके 4.1 में राज्य के नीति निषेध तत्वों के बारे में बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है और जो भी हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं, कहते हैं भैया राज्य के नीति निषेध तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और पिछली बार यहाँ से आपका 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया था, तो बताऊंगा अभी कौन सा प्रश्न आपके यहाँ से पूछा गया था। बाकी हम लोग बात करते हैं राज्य के नीति निषेध तत्वों की। तो जब भी कहते हैं भैया राज्य के नीति निषेध तत्व, तो कहेंगे भैया इसका वर्णन जो है भाग किस में किया गया, भाग 4 में किया गया है, जहाँ पर नीति निषेध तत्वों का मूल विकास अधिकारों के विकास के साथ ही कर दिया गया था। और जो ये आपका नीति निषेध तत्व है, ये आपको आर्टिकल 36 से 51 के बीच में देखने को मिलते हैं। और ये आपके जो नीति निषेध तत्व थे, ये भैया संविधान के जो संविधान था आयरलैंड का, कहाँ का संविधान, आयरलैंड का, वहाँ से इनको एडॉप्ट किया गया था, लिया गया था। इसके माध्यम से बताता है यहाँ कि जो भी सामाजिक और आर्थिक न्याय है उसको सुनिश्चित करना और दृष्टिकोण के लिए उन पर बल देना। तो ये आपका जो था राज्य के नीति निषेध तत्व तो बताते हैं। 36 से 51 में आपको इसकी चर्चा देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं आपका मूल अधिकारों की, मूल अधिकार जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत ब्रीफ तरीके से अच्छे से बता दूंगा, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो आप ऐसे ही सुन लीजिए और समझ लीजिए। बात करेंगे मूल अधिकार की, तो कहेंगे भैया मूल अधिकार जो हैं आपके भाग की अगर बात कर लें तो भाग 3 में, आर्टिकल की अगर बात कर लें तो 12 से 35 में, 12 से 35 में, और भाग 3 में आपको ये देखने को मिलता है। जो हमारे मूल अधिकार हैं, ये अगर हम कहें कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, इसमें आपके इनको भाग 3 में वर्णित किया गया। कहा गया कि अगर कोई भी कानून 12 से 35 वाला जो कानून है, जो आर्टिकल हैं, अगर ये नहीं लागू होते हैं तो हम भैया कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और जो भी आर्टिकल यहाँ पर दिए गए उसमें से सबसे ज़्यादा आपका आर्टिकल 21A जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट था। 21A की बात करते हैं तो कहते हैं 21A जो था वो आपका 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे इनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता था। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं आपका, अगर कहें कि भैया समता का अधिकार जो है, समता का अधिकार है किस आर्टिकल में है, तो कहेंगे 14 से 18 में है। अगर हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तो आप कहोगे सर 19 से 22 के बीच में है। अगर आप कहोगे शोषण के विरुद्ध अधिकार तो कहेंगे सर 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो हम कहेंगे भैया 25 से 28 के बीच में है। और अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहेगा तो आर्टिकल 32 की बात करेंगे। सांस्कृतिक संबंधी और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं आपको 29 और 30 में देखने को मिलेंगे। 31 को सस्पेंड किया गया था। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है RTE 2009। अगर हम बात करेंगे RTE 2009 लागू कब से किया गया, तो भैया 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। RTE की फुल फॉर्म कहते हैं, तो कहते हैं भैया राइट टू एजुकेशन, या हम ऐसे कहते हैं राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम हमारा 2009। इसी एक्ट में आपके 21A की चर्चा की गई थी और ये आपके 2 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से पूछा गया था। बात करते हैं भैया अगर हम लोग RTE की, तो कहते हैं राइट टू एजुकेशन यानी कि फ्री एंड कंपलसरी, जहाँ पर 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे इनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, और भैया अगर दिव्यांग बच्चों की बात करें तो कहेंगे भैया 18 वर्ष तक, 6 से 18 वर्ष तक इनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। अनुच्छेद आपका 45 और धारा आपकी 21A में कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को गरिमामयी रूप से जीने का अधिकार है और इनको स्वतंत्र रूप से शिक्षा पाने का भी अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए और प्राथमिक शिक्षा है वो प्रत्येक घर घर पहुंचाई जाए। बाल मजदूरी जिन बच्चों से कराई जा रही थी, कहा जा रहा था कि भैया बाल मजदूरी करो, बाल मजदूरी जिन बच्चों से कराई जा रही थी उस पर भी यहाँ पर रोक लगाया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको RTE में देखने को मिलती हैं। इसके बाद में RTE तो बाद में आया, इसके बाद पहले आपका भैया क्या आ गया, तो हम कहेंगे इसके पहले आपका आ गया, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, इसके पहले आपका आ गया SSA। क्या आ गया? SSA, जिसको हम लोग जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान के नाम से, सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जिसको हम जानते हैं, कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान। तात्कालिक प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की। अगर हम सत्र की बात करें, किस सत्र में इसकी शुरुआत हुई, सन 2000 से 2001 में इसकी शुरुआत की गई। इसका काम था, इसका जो मेन लक्ष्य था, इनका कहना था कि 2007 तक सभी बच्चे क्या हो जाएं कि प्राथमिक शिक्षा यानी कि 1 to 5 की शिक्षा प्राप्त कर लें, और 2010 तक इन्होंने लक्ष्य रखा था कि सभी बच्चे 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर लें। ये दोनों लक्ष्य रखे गए। तभी भैया 2010 में आपका RTE लागू किया गया था, इसको और आगे बढ़ाने के लिए। ये संशोधन आपका महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन, जहां पर बच्चे को शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में दी गई, और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, तो ये सारी चीज़ें आपको सर्व शिक्षा अभियान में देखने को मिलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण था कि कहा गया भैया जो भी प्राथमिक विद्यालय हो बच्चे के गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर हो, और भैया उच्च प्राथमिक विद्यालय जो हो वो आपका जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर हो। तो ये भी यहाँ पर कहा गया, ये नारा दिया गया कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। सभी के विद्यालय में, जो सरकारी विद्यालय होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता था। इसके पहले सर्व शिक्षा अभियान के पहले आपका 1995 में भैया क्या आया, मिड डे मील आया, MDM आया। MDM का कार्य भी था कि सभी बच्चों को स्कूल तक लाया जाए और दोपहर का मुफ्त भोजन कराया जाए। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे यहाँ पर विद्यालय में आएंगे,
जब मुफ्त भोजन करेंगे तो भैया क्या होगा, उनका शरीर सही रहेगा और पौष्टिक भोजन देने की बात की गई। तो ये सारी चीज़ें आपको सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। इसका लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाना, जो भी योजनाएं आई हुई बच्चों को वो देना, सब पढ़े सब बढ़ें, पढ़े भारत बढ़े भारत, इसको बेहतर बनाना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट आपका टॉपिक है, आप सभी ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिया होगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपका। टॉपिक का नाम था RPWD एक्ट। क्या नाम था? RPWD 2016। ठीक है, RPWD 2016 ये छोटा सा बहुत एक्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। कहेंगे भैया लागू कब से किया गया, लागू कब से किया गया, ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में आया था। तो कहेंगे 15 जून 2017 से इसको लागू किया गया। यहाँ पर आपके 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ बताई गई और कहा गया कि दिव्यांगों को 4% का आरक्षण दिया जाएगा। 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही अपनी याद कर ली होंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, बहुत जितना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था, सभी की फुल फॉर्म RTE SSA, इनकी सभी की फुल फॉर्म आपको याद करके जानी है, सर्व शिक्षा अभियान की भी और RTE की भी। अब हम बात करते हैं भैया किसकी, U, E और C, यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। लिख देता हूँ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं तो जब हमारा संविधान बना, जब हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से, तो उसके पहले जब हमारा बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तभी से सभी की स्थिति और सभी के अवसर उनको उपलब्ध कराने की बात की गई। कहा गया जो आपके नीति निर्देशक तत्व थे उनके आर्टिकल 41 में 41 में कहा गया कि निःशक्त जनों सहित शिक्षा पाने का अधिकार सभी को मिले, और आर्टिकल 45 में 14 वर्ष तक की सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। 86वां संविधान संशोधन 2002 जो था वो पारित हुआ था, इसमें ये सारी चीज़ें कही गई। जब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं तो कहते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आपका 1948 से 1949 में आया आपका, और ये जो आपका कमीशन था इसमें यह सुझाव दिया गया कि भारत में जो हंटर कमीशन के आधार पर इसकी आयोग की शिक्षा थी, उसके लिए देश भर में वर्तमान के समय भावी अध्यापकों को यहाँ पर नियुक्त करने की बात की गई, और सरकार ने इस प्रस्ताव को 1948 में 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इसको क्या कराया, इस आयोग को बनाया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? तो भैया इसका उद्देश्य था जो भी विश्वविद्यालय स्तर पर शोध हों उनको कराया जाए, विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों के वेतन, बच्चों के लिए पढ़ने की सुविधाएं, वित्तीय संसाधन, पाठ्यक्रम, नैतिक और धार्मिक शिक्षण को सुझाव देने की बात की गई, और छात्रों को छात्रावास की बात की गई कि भैया छात्रों को क्या मिल सके, यूनिवर्सिटी स्तर पर क्या मिल सके, छात्रावास मिल सके, वहाँ पर रह सके, सभी बच्चों को समानता मिल सके और सभी बच्चे स्वतंत्र रूप से वहाँ पर आ जा सके। ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर कही गई। शिक्षक वर्ग के लिए क्या कहा गया कि इनके वेतन को निर्धारित किया जाए, इनकी योग्यता क्या होगी तब इनको यहाँ पर भर्ती किया जाएगा,
और इनके लिए इसमें भविष्य में इनको निधि कितनी दी जाएगी और शिक्षक के लिए निवास की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में। अध्यापन का स्तर क्या रहेगा? अध्यापन का स्तर क्या रहेगा? तो अध्यापन का स्तर रहेगा कि जो बच्चा 12th पास करेगा उसको भैया क्या मिलेगा? यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलेगा। और 12th में क्या कहा गया इन्होंने कि विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थियों की संख्या, जो भी यूनिवर्सिटी होगी, मुख्य यूनिवर्सिटी, उसमें विद्यालयों की संख्या जो है 3000, कम से कम 3000 होनी चाहिए, यानी कि 3000 से ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं होने चाहिए। लेकिन जो इनसे एफिलिएशन लेगा उनके पास में संख्या 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर कहा गया, कहीं कहीं पर आपको 1500 भी देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर कहा गया। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बच्चे को बीए की उपाधि कितने वर्षों में? 3 वर्षों में मिलनी चाहिए। जो भी स्नातकोत्तर अगर बच्चा कर रहा है या पीजी लेवल पर जा रहा है तो भैया उसको 2 वर्षों के दौरान पीजी लेवल कराना चाहिए। बच्चों को क्या देनी चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान, शिक्षा, व्यवसाय, इंजीनियरिंग, इनमें सब में बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। तो आप लोग देखते होंगे बीएससी एजी, बीकॉम भी चलता है, अपना बीए भी चलता है, बीएससी आपका फिजिक्स मैथ से भी चलता है। ये सारी चीज़ें जहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं यूनिवर्सिटी के लेवल पर। व्यावसायिक शिक्षा बच्चे को देनी चाहिए, जहाँ पर एमएड की डिग्री जो हो या एमए की डिग्री जो हो उसके लिए भैया 2 वर्ष इनको मिलने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत आई। और इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया किस पर? इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया अपनी स्त्री शिक्षा पर। किस पर जोर दिया? बहुत ज़्यादा जोर दिया इन्होंने अपनी स्त्री शिक्षा पर कि भैया जो भी हमारी स्त्रियां हैं उनको पुरुषों के बराबर समझा जाए और महिलाओं को शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी जाएं। महिलाओं को क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए और समान वेतन दिया जाए। ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो उनको हम कम वेतन देंगे, और शिक्षा के लिए इन्हें प्रोत्साहित भी किया जाए। तो ये सब चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत आई। और भैया जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हो, अपने आपके पास जितने भी ग्रुप हैं वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पर अगर आप पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देश का स्पेशल एजुकेशन का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए आप सभी का तहे दिन से बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसकी। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग। भैया फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये कब आया? तो ये आपका आया 1952 और 1953 में। 1952 और 1953 में आया। इसी सेकेंडरी एजुकेशन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो कहेंगे भैया मुदालियर कमीशन के नाम से जानते हैं। मुदालियर कमीशन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि भैया जो आपके मुदालियर आयोग या इसके अध्यक्ष जो था, इसको हम लोग मुदालियर आयोग के भी नाम से जानते हैं। तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इन्होंने क्या किया था? इसके अध्यक्ष रहे थे, इसके अध्यक्ष बने थे। और ये जो था आपका सरकार के द्वारा 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में भैया इस माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। और इसके आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो भैया क्या क्या इसमें रहा, इसके लिए भी जो भी बोझ या बोझिल पाठ्यक्रम था उसको कम करने की बात की गई कि बच्चों का जो बोझिल पाठ्यक्रम है उसको कम किया जाए। माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाएं, और अगर हम बात करें माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाएं
और कुल मिलाकर बच्चे को 8 विषयों का अध्ययन कराया जाए। और यहाँ पर कहा गया कि अंग्रेजी के बारे में भी यहाँ पर शिक्षा दी जाए। यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य थे कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक चारित्रिक विकास करना, ये सभी इसके शिक्षा के उद्देश्य थे। और कहा गया कि जो भी आयोग ये बनाया जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये केंद्र सरकार की भागीदारी पर बल देगा। राज्यों में सभी राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना होगी और विद्यालय में नियमित निरीक्षण पर बल दिया जाएगा, वास्तविक उपयोगिता पर बल दिया जाएगा। यहाँ पर भी स्त्री शिक्षा से संबंधित बदलाव जो थे उसकी सुझाव किया गया। कहा गया कि स्त्री शिक्षा में स्त्रियों को जो असमानता है उसको दूर करने की बात की गई, और जो हमारी बालिकाएं हैं ये भी शिक्षा ले सकें, ऐसा कहा गया। इसके लिए भैया आयोग के द्वारा 12 कार्यबलों को यहाँ पर बनाया गया। इसकी सिफारिश 1968 में ही कर दी गई थी। इसके बाद में जो ये सिफारिश थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में ही शामिल कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि 86 में जब आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो भैया इन्हीं सभी की सिफारिशों से आई। विश्वविद्यालय आयोग डॉक्टर दौलत राय कोठारी, इन्होंने भी कहा कि भैया इनको विश्वविद्यालय आयोग का जो अध्यक्ष था उसको नियुक्त किया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोठारी कमीशन की, क्योंकि मुदालिया कमीशन, इसके बाद में कोठारी कमीशन की बात करते हैं, तो अभी जो मैंने आपको नाम लिया, क्या नाम लिया? दौलत राय कोठारी। ये क्या, इन्होंने क्या किया कि भैया इन्होंने कोठारी आयोग, जो हम बात करें 1964 से 1966 के बीच में आया आपका कोठारी आयोग। जो भी कोठारी आयोग आया उसके तहत जो आपके दौलत राय कोठारी जी जो थे, इसके इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इसमें, इस कोठारी आयोग में प्राथमिक स्टेज की बात की गई, यानी कि प्री स्कूल स्टेज की बात की गई। कहा गया भैया 1 से 3 साल तक इसको माना जाएगा। जो प्राथमिक शिक्षा है बच्चे को वो 7 से 8 वर्षों के तहत मिल जाए। जो माध्यमिक शिक्षा है बच्चे को वो क्या भैया आपका 7 से 8, यानी कि आपका कह सकते हैं 7 से 8 साल में, और उसके बाद में 4 से 5 वर्षों के अंतर्गत आपको, या हम कह सकते हैं आपकी 8 तक की शिक्षा प्राप्त हो जाए। यानी कि बच्चा जब 13 साल का हो उससे पहले पहले बच्चा कक्षा 8 में पहुंच जाए। इसके बाद में 3 और 2 वर्षों में इसको और ज़्यादा विभाजित किया गया। कहा गया कि भैया इसको हम, पहले तो इन्होंने कहा कि भैया 3 वर्षों में, और फिर आपको इसको 2 वर्षों में, यानी कि 8 के बाद में बच्चा क्या करेगा, 4 वर्षों के दौरान बच्चा जाएगा 10th 11th 9th 10th 11th और 12th में, और उसके बाद में बच्चा स्नातक के लिए 3 साल और उसके उच्च स्तर पर पीजी के लिए 2 साल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिग्री तक यहाँ पर बच्चे को बताई गई कि भैया कैसे कैसे बच्चा चीज़ों को प्राप्त करेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें कोठारी आयोग की, तो कहेंगे भैया इसकी क्षेत्रीय भाषा पर इन्होंने जोर दिया। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने किस पर जोर दिया? क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया कि भैया जो रीजनल लैंग्वेज है अपनी, जो मातृभाषा है अपनी, उसको पढ़ाया जाए। और हिंदी पर भी इन्होंने काफ़ी जोर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। NEP कहेंगे भैया NEP सबसे पहले कब आई? तो 1986 में सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। जब 1948 में
यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन लाई गई थी, तभी से यह नीति बनाई जा रही थी कि भैया सभी को समान रूप से शिक्षा मिले, सभी लाभकारी हों और अच्छी शिक्षा, सर्वोत्तम शिक्षा सभी को मिल सके। तभी से जो इसका गठन था वो धीरे धीरे शुरू कर दिया गया था कि भैया क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो जब ये आपकी NEP आई तो कहा गया कि भैया शिक्षा में सभी को समानता मिले, जो भी महिलाएं हों, अनुसूचित जाति जनजाति, विकलांग, अल्पसंख्यक, सभी को शिक्षा दी जाए, उनके धर्म, लिंग और जाति का कोई भी भेदभाव ना किया जाए और शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं। इसमें आपका महिला शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया। कहा गया कि भैया 6 से यानी कि 1990 के बाद में 6 वर्षों तक, लगभग जब तक 11 वर्ष का बच्चा ना हो जाए तब तक उन्हें भैया क्या मिले, मुफ्त शिक्षा मिले। और उसके बाद में बच्चा 14 वर्ष का हो जाए तब भी उनको, उन बालिकाओं को या बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। जो भी व्यवसायिक शिक्षा थी उस पर जोर दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो भी शैक्षिक भवन, शिक्षा की व्यवस्था या उपकरण, बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है कक्षा के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें लाने की बात कही गई। धीरे धीरे चलता रहा ये सब चीज़ें और इसको संशोधित भी किया गया। 1992 में इस शिक्षा नीति को संशोधित किया गया और उसके बाद में आप सभी को पता है सन 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसको हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो परिवर्तन में लाई गई। पहले जो ढांचा चलता था उसको चेंज किया गया और यहाँ पर जो आपकी 2020 में आई, यहाँ पर कहा गया कि भैया 5 + 3 + 3 + 4 शुरुआती वर्ष, कक्षा 5, फिर 3 और फिर 4, 1 से 5, 8, 12 और इसके बाद में 4 वर्षों का जो भी कोर्स होगा वो आपका कितने, 4 वर्षों का। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया। अब जो प्राइमरी शिक्षा चलेगी वो इस प्रकार से चलेगी। 10+2 का जो सिस्टम पहले चल रहा होता था, पहले जो 10+2 का सिस्टम चलता था उस सिस्टम को यहाँ पर NEP में हटाया गया और 5 + 3 + 3 + 4 के रूप में यहाँ पर लाया गया इसको। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली आपकी NEP 2020 में। जितनी भी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं और सभी मित्रों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।